ये इंट्रोवर्ट लड़का पूरे दिन गेम खेलता रहता है क्योंकि असल जिंदगी में ये किसी काम का नहीं, बोले तो निठल्ला। पर इसके बावजूद इसकी एक क्रश थी और ये उसके पीछे इतना पागल था कि जब 1 तारीख को इसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए ऑफर आया था तो इसने बस उसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि ये 2 तारीख को अपनी क्रश के साथ मूवी देखने जाने वाला था। और जब ये 2 तारीख को उस लड़की को प्रपोज करने के लिए जा ही रहा होता है तभी इसका दोस्त बीच में एंट्री मार लेता है और वो इस लड़के से पहले ही उसे प्रपोज कर देता है। और मजे की बात क्या है पता है, वो लड़की भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब दुनिया की सबसे सुंदर लड़की इस लड़के के पास आती है और इसका हाथ पकड़ लेती है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे और इस लंगूर के हाथ में अंगूर आया कैसे, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पर शुरू करने से पहले अगर आपको भी कभी किसी के ऊपर क्रश आया है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक शायरी जरूर लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम मिनफे होता है और वह अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है और मिनफे अपने ऑनलाइन दोस्त को बड़ी आसानी से हरा देता है। अब उसका ऑनलाइन दोस्त भी ऑफलाइन हो जाता है। अब मिनफे के साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। अब मिनफे भी वहां से जाने की सोचता है पर जाने से पहले वह इंस्टाग्राम पर अपने क्रश की प्रोफाइल को देखता है और मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। पर तभी एक अनजान व्यक्ति मिनफे को गेम में चैलेंज कर देता है और मिनफे भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और गेम खेलने लगता है। अब मिनफे उस अनजान प्लेयर को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है और अपनी उंगलियों को एकदम तूफान की तरह चलाने लगता है और वह सोचता है कि मैं बेस 3 को क्लियर कर लूंगा। और मिनफे जैसे ही उस बटन को दबाने वाला होता है तभी उस प्लेयर की आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी चाल पहले से ही पता है, जिसे सुनकर मिनफे शॉक हो जाता है और वो अनजान प्लेयर मिनफे को बड़ी आसानी से हरा देता है और मिनफे भी अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। पर बाद में हमें पता चलता है कि वो अनजान प्लेयर और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है और इस लड़की का नाम नैनो होता है। और नैनो ने ये सब इसलिए किया क्योंकि कैसल यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल मिनफे में दिलचस्पी दिखा रहा है और बस इसी को चेक करने के लिए नैनो ने उसके साथ एक मैच किया था। नैनो को तो मिनफे एकदम बेकार लगा पर कार में बैठे नैनो के दोस्त मिनफे के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए नैनो अपने कासल कॉलेज के एआई एवा में एंटर करती है और एवा से मिनफे के बारे में और जानकारी पूछती है। और एवा नैनो को बताती है कि मिनफे बस पूरे दिन गेम खेलता रहता है और इसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है और पूरे स्कूल में इसका कोई भी दोस्त नहीं है और ये किसी से बात भी नहीं करता और इसके माता पिता ने भी इसे बचपन में ही छोड़ दिया था, इसलिए ये अब अपने चाचा चाची के साथ रहता है। अब नैनो बोलती है कि ये तो सच में किसी काम का नहीं है, चलो तुम मुझे ये बताओ कि इसका कोई सपना है भी या नहीं। अब एवा बताती है कि इस निठल्ला का सपना बस इतना है कि ये बड़ा होकर एक दुकान पर काम करे और ये बस पूरा दिन बैठा रहे और इसके पास इतने पैसे आ जाए जिससे ये एक नए गेम को खरीद सके। यह सब सुनकर तो नैनो के दोस्त के साथ साथ उनकी कार भी हिल जाती है। अब मिनफे पोस्ट ऑफिस जाता है यह पता करने के लिए कि उसे किसी कॉलेज से एडमिशन लेटर आया है या नहीं। अब पोस्टमैन मिनफे को 2 लेटर देता है। पहला लेटर तो काफी पतला होता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, पर दूसरे वाले में एक सेल फोन निकलता है और एक लेटर निकलता है और लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि हम आपको एक स्पेशल स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दे रहे हैं। अब यह पढ़कर मिनफे को विश्वास नहीं होता, इसलिए वह अपने आप को थप्पड़ मारकर चेक करता है कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन यह तो हकीकत थी। अब वह यह सब जल्दी से जाके अपने चाचा चाची को बताने लगता है पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और इसका कजन मिंगजे भी मिनफे का मजाक उड़ाने लगता है और वह मिनफे को बोलता है कि तुम्हें कासल कॉलेज से एडमिशन का ऑफर आया है पर वहाँ तो सिर्फ होनहार स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं और तुम तो एकदम निठल्ले हो। और इस पर मिनफे नाराज हो जाता है पर तभी कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर इनकी खिड़की के बाहर आ जाते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं और खिड़की को ही तोड़ देते हैं। और तभी उनमें से एक आदमी जो कासल कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट था वो मिनफे के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। यह देखकर मिनफे के परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और मिनफे भी अपनी फॉर्म में आ जाता है। पर असल बात तो यह है कि यह निठल्ला सिर्फ दिन में सपने देख रहा था और जैसे ही इसे होश आता है तो ये कमरे से बाहर जाने लगता है। पर तभी इसकी आंटी को कैसल कॉलेज से एक कॉल आया था जिसमें मिनफे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और यह सब सुनकर तो मिनफे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब मिनफे रात को अपने घर की छत पर बैठकर अपने ऑनलाइन दोस्त के साथ बात करता है और उसे इंटरव्यू के बारे में बताता है और इसका दोस्त इंटरव्यू के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसे इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स भी देता है। अब अगले दिन ये इंटरव्यू के लिए जाता है और जैसे ही इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखता है तो इसके तोते उड़ जाते हैं। अब ऐसे वैसे ये इंटरव्यू वाले कमरे के पास पहुंच जाता है पर इसके कुछ क्लासमेट वहां पर पहले से ही मौजूद थे और वो सब इसके आने से खुश नहीं थे, इसलिए ये चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और बगल में ही इसकी क्रश चीन वेनवेन भी बैठी हुई थी और ये उससे बात करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद चीन वेनवेन को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है और वह अंदर चली जाती है। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद इंटरव्यू खत्म होता है और वह बाहर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। अब मिनफे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वह कमरे के अंदर जाता है पर जैसे ही वहाँ खड़े लोगों की शक्लें देखता है तो वह घबरा जाता है और नीचे
गिरने लगता है पर उसे बचा लिया जाता है। अब मिनफे बिना किसी टेंशन के आराम से जगह पर बैठ जाता है और सोचता है कि उसने तो सब कुछ याद कर रखा है पहले से ही। पर इंटरव्यू में इससे पूछा जाता है कि क्या तुम एलियंस पर विश्वास करते हो, और यह सवाल सुनते ही इसका दिमाग खराब हो जाता है और न चाहते हुए भी यह जवाब देता है कि हाँ मुझे एलियंस पर विश्वास है। अब इससे दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि तुम्हें क्यों विश्वास है इस पर, और यह सुनकर तो भाई साहब का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पर वह फिर भी जवाब देता है कि मुझे विश्वास है कि इस बड़े ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई ना कोई तो जरूर होगा। यह पूरा ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमय है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम एकलौते जीव नहीं है, हमारे अलावा भी बहुत कुछ है, और लगता है मैं गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आ गया हूँ। तो और इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। पर तभी कासल कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर गडेरियन वहाँ पर आ जाते हैं और मिनफे का इंटरव्यू कैसा हुआ पूछने लगते हैं। पर वह बताते हैं कि मिनफे तो इंटरव्यू के जवाब दिए बिना ही चला गया। यह सुनकर प्रोफेसर बहुत नाराज होता है और वह चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें उससे कैसे भी करके रोकना चाहिए था, जरूरत पड़े तो उसकी पेट पड़ जाते तुम। और यहाँ पर ये निठल्ला इतना बड़ा इंटरव्यू छोड़कर इस लड़की के साथ घूम रहा होता है। पर जैसे ही शाम को अपने घर जाता है तो इसे पता चलता है कि ये इंटरव्यू में पास हो गया है। अब अगले दिन मिनफे अपने अंकल आंटी के साथ प्रोफेसर से मिलने जाता है और प्रोफेसर जैसे ही इनके पास आता है तो सबसे पहले मिनफे से हाथ मिलाता है, जिसे देखकर इसके अंकल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसकी चाची बोलती है कि इसे पढ़ाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो प्रोफेसर गडेरियन बोलते हैं कि मैं मिनफे को हर साल $36,000 की स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हूँ। और यह सुनकर तो इसकी चाची के फूल ही खिल जाते हैं और वो मिनफे को तुरंत एडमिशन के लिए फोर्स करती है। अब प्रोफेसर गडेरियन मिनफे को एडमिशन देने का रीजन बताते हुए कहते हैं कि मिनफे में 100 साल पुरानी काबिलियत छुपी हुई है। और यह सुनकर तो इन सबके तोते उड़ जाते हैं। पर मिनफे बोलता है कि जरूर ये प्रोफेसर मजाक कर रहे हैं। अब प्रोफेसर मिनफे को एक कागज देता है और जब मिनफे इसे खोलता है तो उसके अंदर 2 लोगों की फोटो होती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। और यह सुनकर तो मिनफे काफी उदास हो जाता है। अब प्रोफेसर मिनफे को एक लेटर देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और यह सुनकर तो मिनफे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, इसलिए वह बाथरूम में चिट्ठी पढ़ने के लिए चला जाता है। अब मिनफे जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, प्रोफेसर गडेरियन, हमारा बेटा मिनफे काफी समझदार है या फिर नहीं भी हो, पर हम चाहते हैं कि आप अपनी एकेडमी में उसको एक बार एडमिशन दें। और मिनफे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और यह पढ़कर मिनफे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। और तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है और तब पता चलता है कि भाई साहब गलती से लड़कियों के बाथरूम में घुस गए थे। अब नैनो उसे वहाँ से बाहर निकालती है। अब दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। अब प्रोफेसर मिनफे से पूछते हैं कि क्या तुम एडमिशन के लिए तैयार हो, पर मिनफे बोलता है कि मुझे अभी और समय चाहिए। तभी नैनो मिनफे का खाना लेते हुए बोलती है कि ये एक लड़की को पसंद करता है और ये उससे दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए ये हमारी एकेडमी में नहीं आना चाहता। यह सुनने के बाद मिनफे के चाचा चाची मिनफे पर गुस्सा करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। अब मिनफे चिल्लाकर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है। अब यहाँ मिनफे को ये समझ में नहीं आता कि नैनो को इसके बारे में इतना कैसे पता। पर बातों बातों में नैनो कुछ ऐसा बोलती है जिससे मिनफे को पता चल जाता है कि नैनो वही अनजान प्लेयर है जिसने उस रात उसे गेम के अंदर हराया था। अब मिनफे रात को छत पर बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर नैनो को इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। अब ये अपना फोन निकालता है और अपने फोन को गॉडजिला नामक योद्धा की कहानी सुनाने लगता है। अब कहानी खत्म होने के बाद ये चेन मैन को मैसेज करने की कोशिश करता है, पर इसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए ये अपने फोन को ही प्रपोज कर देता है। तभी नैनो पीछे से बोलती है कि तुम उसे मैसेज क्यों नहीं करते। और अचानक नैनो को देखकर वह घबरा कर नीचे गिरने लगता है, पर नैनो उसे बचा लेती है। अब मिनफे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो नैनो बोलती है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एवा की मदद से किसी का भी लोकेशन निकाल सकती हूँ। तुम ये बताओ कि तुम हमारी एकेडमी में एडमिशन ले रहे हो या नहीं। अब मिनफे फिर से हिचकिचाने लगता है। तो ये सब तुम चैन विन की वजह से कर रहे हो, तुम चाहो तो उसे अपने दिल की बात बता सकते हो। तो मिनफे बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चैन विन को अपने दिल की बात बता सके। तो नैनो बोलती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। तो मिनफे बोलता है कि हाँ मुझे बताओ। तो नैनो बोलती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो भला तुम्हें पसंद क्यों करेगी, तुमने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, तुम कभी उसके साथ घूमने नहीं गई, तुमने कभी उसके साथ मूवी नहीं देखी, तो वो भला तुम्हें कैसे पसंद करेगी। तो मिनफे बोलता है कि चैन मिनमिन ने उसे फेयरवेल पार्टी के लिए इन्वाइट किया है, तो अभी भी उसके पास एक चांस है। तो नैनो बोलती है कि तुम अपने आने वाले भविष्य को सिर्फ एक लड़की के लिए दाव पर लगा रहे हो। और इतना बोलकर नैनो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ये बेवकूफ इतना बड़ा ऑफर छोड़कर अपनी क्रश के साथ फेयरवेल पार्टी की शॉपिंग के लिए पूरा दिन
दिन आगे पीछे घूमता रहता है और यह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी बीच में नैनो आ जाती है और नैनो को देखकर चैन विन पतली गली पकड़ लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब नैनो फिर से इस निठल्ले को एडमिशन के लिए पूछती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि आज रात प्रोफेसर फिर से अकेडमी चले जाएंगे। पर ये फिर से उसे मना कर देता है, इसलिए नैनो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब ये घर में चैन विन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और इसे देखकर इसके घर वाले सोचते हैं कि ये पागल हो गया है। अब ये नदी के पास से कुछ फूल तोड़ता है चैन विन को फेयरवेल के दिन देने के लिए, और जब ये फेयरवेल के दिन जाता है तो इसके पास एक ढंग के कपड़े भी नहीं होते हैं, इसलिए इसका एक करीबी क्लासमेट इसे फेयरवेल में पहनने के लिए काले रंग का सूट देता है। और जब ये सूट पहनकर फेयरवेल में आता है तो सब लोग इसे बोलते हैं कि आज लंगूर सूट पहनकर आया है। पर मिनफे इन सबको इग्नोर करके बड़ी हिम्मत करके चैन विन को प्रपोज करने ही वाला होता है। तभी मिनफे का वो क्लासमेट आकर चैन विन को इससे पहले ही प्रपोज कर देता है। और मजे की बात क्या है पता है, चैन विन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ मिनफे का दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि उसने कल ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के ऑफर को इस लड़की के लिए ठुकरा दिया था। अब ये खुद से बोलता है कि मेरा मरने का मन कर रहा है। और तभी वहाँ पर नैनो की एंट्री हो जाती है और नैनो को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और नैनो सीधे चलकर मिनफे के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। और यह देखकर तो सारे के सारे देखकर जल कुकड़े हो जाते हैं और यह दोनों वहाँ से फ्लेक्स करते हुए बाहर निकल जाते हैं और फरारी में आकर बैठ जाते हैं। पर रास्ते में ही इनके फरारी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए ये दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। अब मिनफे बोलता है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो। नैनो बोलती है कि वह चाहकर भी मिनफे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वह प्रोफेसर से वादा कर चुकी है कि वह मिनफे को कैसल कॉलेज में एडमिशन के लिए राजी कर लेगी, इसलिए वह मिनफे को फिर से अकेडमी में एडमिशन के लिए बोलती है। और मिनफे इस बार एडमिशन के लिए हाँ कर देता है। और अचानक मिनफे को एक कॉल आता है और मिनफे जैसे ही कॉल को रिसीव करता है तो नैनो उसे बोलती है तुम आगे जीवन में क्या करोगे ये तुम पर निर्भर करता है, पर मुझे पता है कि तुम औरों से बिल्कुल अलग हो, तुम्हारे जीवन में एक रास्ता छुपा हुआ है और जैसे ही तुम इस कॉल को कट करोगे तो वो रास्ता खुल जाएगा पर दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा। अब मिनफे कॉल को कट करता है और नैनो को कैसल कॉलेज में एडमिशन के लिए धन्यवाद बोलता है। अब अकेडमी की AI एवा मिनफे की सारी जानकारी जैसे फोन नंबर, बैंक डिटेल्स, सारा का सारा डाटा अपने अंदर सेव कर लेती है और मिनफे को एस रैंक स्टूडेंट में रखती है और ये एस रैंक सबसे होनहार स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है। और एवा सभी एस रैंक स्टूडेंट को मिनफे के एडमिशन का नोटिफिकेशन भेज देती है। अब कुछ दिनों बाद मिनफे अकेडमी जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। अब इसे पता चलता है कि कोई भी ट्रेन कैसल अकेडमी वाले शहर में नहीं जाती है। अब यह सुनकर मिनफे थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके पास अब घर जाने के इतने पैसे भी नहीं थे। अब उसके पास सिर्फ $20 थे। अब वो सोचता है कि मैं इससे तो सिर्फ ब्रेड खा सकता हूँ। और मिनफे जैसे ही ब्रेड लेने जाता है तो दुकान वाले भी उसे ब्रेड देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिनफे कोई भिखारी है। अब मिनफे को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी एक सिल्वर बाल वाला लड़का मिनफे के पास आता है और इसका नाम फिंगर होता है। अब फिंगर मिनफे के हाथ में कैसल कॉलेज का कार्ड देख लेता है तो वह पूछता है कि क्या तुम कैसल कॉलेज से हो। तो मिनफे बोलता है कि हाँ मेरा न्यू एडमिशन है। तो फिंगर अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि मैं भी उसी कॉलेज से हूँ, पर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और इतना बोलकर वह मिनफे के पैसे ले लेता है। अब फिंगर मिनफे को कैसल कॉलेज जाने वाले स्टेशन पर ले आता है। वो मिनफे को बताता है कि कैसल कॉलेज चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पर सिर्फ उड़कर जाया जा सकता है। वहाँ पर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो इस ट्रेन से और दूसरा अगर तुम्हारे पास खुद का प्राइवेट जेट हो। अब इतना बोलकर फिंगर सो जाता है और थोड़ी देर बाद मिनफे को भी नींद आ जाती है। अब मिनफे को एक अजीब सपना आता है जिसमें बहुत सारे लोग सफेद कपड़े और हाथ में मशाल लेकर दौड़ रहे होते हैं। तभी मिनफे की नींद खुल जाती है और वह चांद को देखने लगता है, पर तभी अपने पास में बैठे बच्चे को नोटिस करता है और उसके पास चला जाता है और उसे भिखारी समझकर 20 रुपए देने लगता है। पर वो बच्चा काफी अजीब था, वो मिनफे को भैया बुलाने लगता है जैसे कि वो उसे अच्छे से जानता हो। और जैसे ही मिनफे उसकी आंखों में देखता है तो वो अचानक जलने लगता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और फिंगर की भी नींद खुल जाती है और ट्रेन भी वहाँ पर आ चुकी होती है। तभी ट्रेन से एक व्यक्ति बाहर निकलकर इनके पास आता है। अब इसे देखकर फिंगर इसके पास दौड़ा हुआ आता है और ये बोलता है कि जिसको भी सीसी ट्रेन में जाना हो वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर ट्रेन में चढ़ जाओ, पर उससे पहले तुम्हें अपना कार्ड स्वाइप करना होगा। टीसी फिंगर को तो जानता था, क्योंकि वो 8 साल से इसी कॉलेज में पढ़ रहा है और इसी ट्रेन से जा रहा है। पर वो मिनफे से कार्ड स्वाइप करने के लिए जैसे ही उसका नाम पूछता है तो मिनफे नाम सुनकर इसके तोते उड़ जाते हैं। तुम तो वही एस रैंक स्टूडेंट हो ना, आखिर प्रोफेसर ने तुम्हें लेने के लिए अपना प्राइवेट जेट क्यों नहीं भेजा। एस रैंक सुनकर तो फिंगर पे बौखला जाता है, पर मिनफे को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी इनके साथ बौखलाने लगता है। अब मिनफे जैसे ही अपना कार्ड स्वाइप करता है तो पूरे स्टेशन की लाइटें अचानक जलने लगती है। अब टीसी मिनफे और फिंगर को ओरिजिनल स्टेशन पर लेकर आता है, जहाँ ट्रेन बड़ी रफ्तार से चलती हुई इनके पास आकर रुकती है और उस ट्रेन से निकलते हैं मिस्टर गडेरियन, जो मिनफे को जोर से गले लगा लेते हैं। अब सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब मिस्टर गडेरियन मिनफे को बोलते हैं कि क्या तुम्हें शांत रहने के लिए कुछ चाहिए, और फिंगर बोलता है कि मुझे 50 रुपए वाला पौवा चाहिए। और इस बात पर मिस्टर गडेरियन नाराज
हो जाते हैं और फिंगर को यहाँ से दूर जाने के लिए बोलते हैं और फिंगर यह कहकर निकल जाता है कि मैं 2 मिनट बीडी पे कराता हूँ। अब मिस्टर गडेरियन मिनफे को कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने के लिए बोलते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी बातें लीक ना हो इसके लिए ये जरूरी है और मिनफे भी इसके ऊपर साइन कर देता है। अब मिस्टर गडेरियन मिनफे को बताते हैं कि उनका कॉलेज बाकी कॉलेज से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो जिस चीज के ऊपर स्टडी करते हैं वो है ड्रैगन्स और तुम ड्रैगन्स के बारे में क्या जानते हो। पहले तो मिनफे थोड़ा शॉक हो जाता है पर वो बोलता है कि ड्रैगन तो मिस्टीरियस क्रीचर है, वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। और मिस्टर गडेरियन बोलते हैं कि ये क्रीचर रियल में जिंदा है और हजारों वर्षों से इंसानों और ड्रैगन्स के बीच लड़ाइयाँ चलती आ रही है और इन लड़ाइयों में हमने कई महान योद्धाओं को खोया है और हमारा कॉलेज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता है। इसलिए हम ड्रैगन्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम ऐसे हीरोज का निर्माण कर सके जो ड्रैगन्स को खत्म कर सके। और यह सब सुनने के बाद मिनफे को दिल से लगने लगता है कि यह बुढ़ा एक पागल है और कासल कॉलेज एक पागल खाना है। और मिनफे बोलता है कि आपको हीरोज की नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत है और इतना बोलने के बाद मिनफे अचानक बेहोश हो जाता है और जब मिनफे की आंखें खुलती है तो वो डरावना सा बच्चा उसके सामने ही बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि प्रोफेसर ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। और वो मिनफे को खिड़की के बाहर देखने के लिए बोलता है और मिनफे जैसे बाहर देखता है तो उसे एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन सोया हुआ नजर आता है और वो बच्चा मिनफे को बताता है कि इस ब्लैक ड्रैगन किंग को एक महान योद्धा ने इसके सिंहासन पर ही मार दिया था और इसके शरीर को इस पहाड़ी पर लाकर रख दिया था और जिस दिन ये ड्रैगन मरा उस दिन लोगों ने खुशियां बनाई थी। और यह सुनने के बाद मिनफे बोलता है कि क्या तुम्हारा और ब्लैक ड्रैगन का कोई रिश्ता है। तो ये बोलता है कि नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब मिनफे को होश आ जाता है। मिस्टर गडेरियन बोलते हैं कि लगता है तुम ड्रैगन से कुछ ज्यादा ही डरते हो, तभी तो ड्रैगन का नाम सुनते ही तुम बेहोश हो गए। मिनफे बोलता है कि मुझे ड्रैगन से डर नहीं लगता बल्कि मुझे पागलों के साथ रहने में ज्यादा डर लगता है। और तभी एक आदमी वहाँ पर 2 सूटकेस लेकर आ जाता है और मिस्टर गडेरियन मिनफे को बोलते हैं कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और यह आदमी मिनफे को देखकर बोलता है कि 4 साल बाद एक एस रैंक हंटर देखने को मिला। तो मिनफे पूछता है कि पहले वाला कहाँ पर है। तो यह आदमी बोलता है कि उसने खुद ही अपने आप को गोली से उड़ा दिया। अब मिस्टर गडेरियन बीच में बात को काटते हुए बोलते हैं कि ये देखो इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो मिनफे बोलता है कि ये तो एक स्केल है। तो मिस्टर गडेरियन बोलते हैं कि ये कोई मामूली स्केल नहीं है, ये एक ड्रैगन का स्केल है। ये बोलते हैं क्या तुम्हें गोली चलानी आती है। तो मिनफे बोलता है कि हाँ, उसने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान गोली चलाना सीखा था। अब ये लोग मिनफे को एक बंदूक देते हैं और इस स्केल को शूट करने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही मिनफे इस बंदूक की मदद से स्केल के ऊपर गोली चलाता है तो गोली तो सही जगह पर लग जाती है पर मिनफे प्रेशर के कारण नीचे गिर जाता है। अब इस तरह गिरता देख ये आदमी बोलता है कि क्या एस रैंक स्टूडेंट फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं क्योंकि ये तो काफी कमजोर है। मिनफे बोलता है कि ये स्केल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मिस्टर गडेरियन बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये एक ड्रैगन स्केल है। पर इस बेवकूफ को अभी भी विश्वास नहीं होता और ये बोलता है कि आप लोग मेरे साथ मजाक करना बंद करो। ये लोग बोलते हैं तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो ये देखो, और इतना बोलकर दूसरे बॉक्स को खोलने लगते हैं और उस बॉक्स के अंदर होता है एक असली छोटा सा ड्रैगन। और उस ड्रैगन को देखकर ये बेवकूफ बोलता है कि ये तो काफी अच्छा शो पीस है। अब मिनफे उस ड्रैगन को पास से ध्यान से देखने लगता है। तभी वो ड्रैगन जोर जोर से हिलने लगता है और उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है पर नए नैनोटेक केज की वजह से ये अपने आप शांत हो जाता है और वापस सो जाता है। और इसे देखकर तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। अब सभी लोग कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। तभी मिनफे बोलता है कि क्या मैं इस एडमिशन को कैंसिल कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और तुम्हें नए कॉलेज के एडमिशन के लिए 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। और यह सुनकर मिनफे बोलता है कि मैं कुछ साल और झेल लूंगा इन सबको। अब ये दोनों कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं और इन्हें चलते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है। तो मिनफे पूछता है कि यहाँ के सारे स्टूडेंट कहाँ पर गए, कोई दिख क्यों नहीं रहा। तो प्रोफेसर भी बोलते हैं कि तुमने सही कहा, आखिर कोई दिख क्यों नहीं रहा। और अचानक इनके ऊपर गोलियां चलने लगती है। यहाँ कुछ लाल और काले रंग का सूट पहने लोग एक दूसरे के ऊपर अचानक गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली प्रोफेसर को भी लग जाती है। अब मिनफे सोचता है कि प्रोफेसर तो गया। अब इस मौके पर मिनफे का दिमाग काम नहीं करता और वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। अब कॉलेज के अंदर दोनों गैंग एक दूसरे को कुत्ते की तरह मारने लगती है। कोई गोलियां चला रहा है तो कोई तलवारें। अब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तो मिनफे अपने जगह से उठकर पिलर के पीछे से चारों तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि ग्राउंड में सिर्फ 2 लोग खड़े हुए थे। एक होता है एच स्कूल यूनियन का लीडर सीजर और दूसरा है लोयन हेड सोसाइटी का प्रेसिडेंट जयहिक। अब ये दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं और ये इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं कि मिनफे सोचता है कि वो तो इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं। और तभी एक लड़की मिनफे के सामने आ जाती है और वो लड़की और कोई नहीं, नैनो होती है। नैनो मिनफे के पीछे खड़ी लड़की के ऊपर गोली चलाती है और इस दौरान नैनो को भी गोली लग जाती है और ये लड़की बोलती है नैनो मर गई, हम जीत गए। और यह सुनकर मिनफे का दिमाग बहुत तगड़ा वाला खराब हो जाता है। अब वो ट्रेन वाला लड़का भी मिनफे को दिखाई देने लगता है और वो बोलता है क्या तुम इन सबको सबक सिखाना चाहते हो। और इतना बोलकर वो मिनफे के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अब मिनफे अपने बंदूक उठाता है और सबसे पहले इस लड़की को शूट करता है और बारी बारी
गोलीबारी से दोनों लीडर्स को भी शूट कर देता है। अब वो चुपचाप साइड में आकर बैठ जाता है और वापस अपने शरीर पर काबू पाने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है और वो देखता है तो बहुत सारी नर्स उसकी ओर भागी हुई आ रही है। मिनफे उन नर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब वो नर्स बाकी सबका इलाज करने लगती है और तभी वहाँ पर ये टकला आ जाता है। ये इस कॉलेज के मैनेजमेंट को संभालता है और मिनफे पर गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या तुम पहले से ही ताकतवर हो जो तुमने इस खेल में भाग लिया। अब मिस्टर गडेरियन मिनफे को बताते हैं कि आज कॉलेज में फ्री डे था, इसलिए सभी ने मिलकर महंगे शूटिंग गेम का प्लान बनाया था ताकि वो देख सके कि कौन बेहतर है। और वो बताते हैं कि हम शूटिंग के लिए एनेस्थेटिक्स बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो शरीर को लगते ही वेपोराइज हो जाती है और वो बंदा बेहोश हो जाता है। अब प्रोफेसर खुद के ऊपर करके दिखाते हैं तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। अब ये टकला सब स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमने इस कॉलेज का क्या हाल बना दिया, तुमने गार्डन को पूरा बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। और ये प्रिंसिपल को कॉल लगाता है और शिकायत करता है कि बच्चों ने आपके पूरे कॉलेज के ग्राउंड को खराब कर दिया है, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा। और तभी अंबानी का लड़का बोलता है कि जितना भी नुकसान हुआ है उन सब के सारे पैसे मेरे पापा दे देंगे। और इस पर ये टकला और ज्यादा चढ़ जाता है। और तभी प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सारा पैसा कॉलेज फंड से जाएगा। और यह सुनकर इस टकले की आंखें ऊंची आ जाती है और यह सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और इस टकले का मोए मोए हो जाता है। पर प्रिंसिपल मिनफे को आते ही लड़ने के लिए डांटता है और वो बोलता है कि तुम्हारी क्लास तो मैं बाद में लूंगा। अब ये टकला मिनफे को बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने रूम में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का माहौल काफी गर्म है। अब हमें प्रिंसिपल के साथ बैठे एक बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम है नैन्सी और नैन्सी प्रिंसिपल को बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और वो बोलते हैं कि लो मिंगफे तो एक आम इंसान है पर उसे एस रैंक की कैटेगरी में रखने के लिए मेरे पास एक ठोस वजह है, पर मैं तुम्हें वो अभी नहीं बता सकता। अब हमें मिनफे को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आ जाता है और इसका रूममेट होता है फिंगर। अब फिंगर मिनफे को बोलता है कि तुमने तो आते ही सबकी छुट्टी कर दी, इस बात पे मैं तुम्हें पूरा कासल कॉलेज घुमाता हूँ। और वो दोनों कासल कॉलेज घूमने के लिए चले जाते हैं। अब फिंगर मिनफे को अलग अलग बिल्डिंग्स बताने लगता है और वो बोलता है कि कासल कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है और कोई भी ग्राउंड में स्पिरिट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये सब मुमकिन हो पाया प्रोफेसर मैन के डेट की वजह से, जिन्होंने पूरे कासल कॉलेज के चारों ओर एक बैरियर बनाया हुआ है और वो उस क्लॉक टावर के अंदर रहते हैं। अब फिंगर मिनफे को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ स्पिरिट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है और वह बताता है कि यह पावर ड्रैगन लैंग्वेज और ड्रैगन ब्लड लाइन को आपस में मिलाने पर यूज की जा सकती है और यह पावर 7 प्रकार की होती है। ऐसे सुनने में मजा नहीं आएगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और दूसरे स्टूडेंट को देखने लगते हैं जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबके पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट जो अपने वाटर मैजिक से एक व्हेल मछली बनाता है अपने मैजिक पर काबू खो देता है और वो व्हेल मछली फिंगर और मिनफे के पीछे पड़ जाती है। और तभी एक स्टूडेंट अपने आइस मैजिक से उस मछली को जमा देता है और सबकी जान बचा लेता है। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर गडेरियन मिनफे के पास दौड़ा हुआ आता है और वो बोलता है कि तुम्हें 3 ई टेस्ट देने होंगे, पर उससे पहले वो उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है और वो बोलता है कि इसके अंदर जो आवाज है वो ब्लैक ड्रैगन एम्परर की है। जब ब्लैक ड्रैगन एम्परर अपने सिंहासन पर बैठकर दौड़ता था तो सारे के सारे ड्रैगन उसे झुककर सलाम करते थे। यही स्पिरिट लैंग्वेज सीखने का पहला स्टेप है। पर इस नटल्ले को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी अभी प्रोफेसर ने इससे क्या कहा। अब प्रोफेसर म्यूजिक बॉक्स को ऑन करते हैं और जब म्यूजिक खत्म हो जाता है तो वो मिनफे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ। तो मिनफे उबासी लेता हुआ बोलता है कि मुझे तो इसकी आवाज सुनकर नींद आने लगी है। अब प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर अचानक इसे कुछ याद आता है और ये मिनफे से डरकर वहां से चला जाता है। अब फिंगर जो मिनफे के पीछे बैठा हुआ था वो इसके पास आता है और वो बोलता है कि क्या तुमने टेस्ट के बारे में कुछ सोचा। तो फिंगर बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा अभी। देखो, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या तुम यही चाहते हो। और यह सुनकर मिनफे को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और वह यह फैसला करता है कि वो इस एग्जाम में चीटिंग करेगा और इसके लिए वो फिंगर की मदद लेगा। अब वहां से मिस्टर गडेरियन भागते हुए लाइब्रेरी की ओर जाते हैं और फोन पर चेयरमैन को भी ये बात बता देते हैं कि मिनफे ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अब ये दोनों आपस में बात करते हैं और कुछ किताबें निकालते हैं और उन्हें पढ़ते हैं और उस हिसाब से ये बात करते हैं कि जरूर मिनफे ब्लैक ड्रैगन या फिर उससे ज्यादा ताकतवर है या फिर उसमें व्हाइट ड्रैगन का खून हो सकता है, क्योंकि एक लौता वही था जब ब्लैक ड्रैगन दौड़ता था तो उसके अलावा बाकी सब लोग उसे झुककर सलाम करते थे। अगर ऐसा है तो हमें इस बात को राज रखना होगा वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। अब अगले दिन मिनफे और उन सभी स्टूडेंट का टेस्ट होता है जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है। पर इस टेस्ट में मिनफे को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसने फिंगर को बोलकर सारे क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन और आंसर रट लिए थे और मिनफे अपना एग्जाम बड़ी आराम से दे रहा था। पर बाकी स्टूडेंट को कुछ नहीं आता था इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। और इस दौरान मिनफे को नींद आ जाती है और वो उसी भूत वाले बच्चे को देखता है और वो भूत वाला बच्चा मिनफे को अपने पास बैठने के लिए बोलता है और वो अपना नाम लू मिंग्स बताता
आता है और वो लू मिंगफे को इतना सब कुछ बताता है और दिखाता है कि लू मिंगफे को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर वो भूत वाला लड़का आखिर में बोलता है कि इस सब के जिम्मेदार तुम हो लिंगफे। अब नैनो मिंगफे को उसकी नींद से जगा देती है क्योंकि उसका एग्जाम खत्म हो गया था। अब नैनो उसका पेपर भी ले लेती है और मिंगफे अपने रूम में चला जाता है। अब दूसरी ओर प्रोफेसर मैन और उनके कुछ साथी डीप सी के अंदर एक मिशन पर गए हुए होते हैं और उस डीप सी के अंदर उन्हें एक वाटर मॉन्स्टर को ढूंढना था। इसलिए यह बंदा अपने एबिलिटी से कई सांपों को क्रिएट करता है और उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए डीप सी के अंदर भेज देता है। पर बदकिस्मती से वहां पर 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से इनके सूट से लगी हुई रस्सी टूट जाती है। पर तभी प्रोफेसर मैन वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी एबिलिटी की वजह से वो एक मॉन्स्टर को बुलाते हैं और एक रास्ते को ढूंढ लेते हैं। अब प्रोफेसर मैन वापस शिप पर आ जाते हैं पर वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब प्रोफेसर मैन उन दोनों को चेंबर ढूंढने के लिए बोलते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद इन दोनों को एक जगह मिलती है और जब ये उस जगह की पूरी तरह से तहकीकात करते हैं तो इनको पता चलता है कि ये पूरा एक शहर है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ भी होता है और उसी पेड़ के पास एक मूर्ति होती है। अब जब ये लोग उस मूर्ति को छूते हैं तो उस मूर्ति को छूते ही वो मूर्ति अपने आप ही हिलने लगती है और उसके साथ ही ये पूरा शहर भी अपने आप हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे ये पूरा शहर बंद होने वाला हो। और ये दोनों वहाँ से बचने की पूरी कोशिश करते हैं पर ये नाकाम हो जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर मिनफे सपने के अंदर सपना देख रहा होता है जहाँ उसे वही भूत वाला लड़का मिलता है और वो भूत वाला लड़का उसे बोलता है कि तुम सुन रहे हो इस बेल की आवाज, इसका मतलब कि कोई मरने वाला है और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है या फिर ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर मिनफे बोलता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है इसलिए तुम मुझे सोने दो। पर क्या तुम्हें कोई चीट कोड चाहिए? और तभी मिनफे को नैनो की एबिलिटी की याद आती है जिसमें वो किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकती है और मिनफे भी उससे एक ऐसी ही एबिलिटी मांगता है जिससे वो पूरी जगह का नक्शा देख सकता है। और इतना कहने के बाद वो लड़का चला जाता है और मिनफे की असलियत में नींद खुल जाती है और वह जाने से पहले एबिलिटी को अनलॉक करने का कोड बताता है ब्लैक शीप वॉल। अब पूरी जगह पर खतरे का सायरन बजने लगता है और सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। अब ये उन सब स्टूडेंट को बताते हैं कि हमारे कुछ साथी एक मिशन पर गए हुए थे जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ड्रैगन राइडिंग कोड्स मिले हैं लेकिन वह वहाँ पर फंस चुके हैं और वह पूरा शहर हिलने लगा है और वह बंद होने वाला है। हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताना होगा। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं, तुम्हें उन कोड को डिकोड करना होगा और हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। और इतना कहने के बाद सारे स्टूडेंट अपनी उंगलियों को धड़ाधड़ चलाने लगते हैं और उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगते हैं। पर बेचारे मिनफे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। और तो और एग्जाम में उसके पास जो साइलेंट लड़की बैठी हुई थी वो भी अपनी उंगलियों को धड़ाधड़ चलाने लगती है और यह देखकर तो मिनफे अपने आप को एकदम निठल्ला और बेकार समझने लगता है। और तभी उसे उस भूत वाले लड़के की ब्लैक शीप वॉल वाली बात याद आती है और वो कंप्यूटर में यही टाइप करता है ब्लैक शीप वॉल और यह टाइप करते ही उस पूरे शहर की लाइटें चली जाती है और उस स्क्रीन के ऊपर एक बड़ा सा नक्शा आ जाता है जो उसी जगह का होता है। और यह देखकर तो मिनफे लिटरली नीचे गिर जाता है और बाकी सबकी सब जो अपने उंगलियों को लगातार धड़ाधड़ चलाए जा रहे थे वो सब भी मिनफे को देखने लगते हैं। अब वो दोनों वहां से निकलने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक की वहीं पर डेथ हो जाती है और दूसरा वाला पानी की सतह पर आ जाता है और वो सारे ड्रैगन राइट्स और कोड्स एक आदमी को दे देती है। और जब उसकी चढ़ने की बारी आती है तभी वहां पर सी मॉन्स्टर आ जाता है जो उस लड़की को पानी के अंदर डुबाकर मार देता है। इसके बावजूद प्रोफेसर मैन के साथ शिप के ऊपर जो लड़की खड़ी हुई थी उसे भी वो सी ड्रैगन अपने दांतों से पानी के अंदर खींच लेता है और उसे भी मार डालता है और अपने साथियों को इस तरह मरता देख प्रोफेसर मैन उस ड्रैगन के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। और तो और शिप का पेट्रोल भी खत्म होने वाला होता है। इसका मतलब शिप पर जितने भी लोग थे वो सब अभी मरने वाले हैं। और तभी प्रोफेसर मैन को याद आता है कि वो एक डैम के आसपास ही है और उस डैम के गेट से वो उस ड्रैगन को मार सकते हैं और वो अपने साथियों से शिप को डैम के अंदर ले जाने के लिए बोलते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर मैन ने सोचा था वो ड्रैगन भी उनके पीछे पीछे आता है और वो डैम के गेट के जरिए उस ड्रैगन को मार देते हैं। पर बदकिस्मती से वो ड्रैगन अपना एक दांत प्रोफेसर मैन के सीने में गड़ा देता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, हमने बहुत सारे ड्रैगन राइडिंग कोर्स और आर्किटेक्ट हासिल किए हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है मिनफे और बाकी स्टूडेंट की वजह से। और सभी लोग मिनफे के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और जैसे ही मिनफे हॉल से बाहर आता है तो सियांग मिनफे के पास जाता है और उसे धन्यवाद बोलता है उसकी मदद के लिए और वह मिनफे को लाइन हर्ट सोसाइटी के सक्सेसर के रूप में ज्वाइन करने के लिए बोलता है। लेकिन मिनफे साहब मना कर देता है कि वो इतने बड़ी पोजीशन को नहीं संभाल सकता। और तभी बेल बजती है और अनाउंस होता है कि हमारे कुछ साथी मिशन के दौरान मारे जा चुके हैं और इसके लिए सभी स्टूडेंट उनके लिए प्रेयर करने लगते हैं। और यहाँ प्रोफेसर मैन मरती हुई हालत में प्रिंसिपल के पास बैठा हुआ होता है और ये आपस में बात करते हैं कि इस नुकसान के बारे में स्टूडेंट को नहीं बताना चाहिए और उन्हें अगले मिशन के लिए तैयार करना चाहिए। अब आप मेरी गोद ली हुई बेटी नैनो
नैनो का ख्याल रखना। अब अगले दिन नैनो मिनफे को बॉल डांस के लिए ऑनलाइन इनविटेशन भेजती है। उसमें लिखा था कि आज शाम को नैनो का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा और यह पार्टी लायन हट सोसाइटी के सीजर की तरफ से थी। मिनफे तो इस पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर फिंगर उसे पार्टी में जाने के लिए फोर्स करता है। वह कहता है कि पार्टी में बहुत सारे लोग और अच्छा अच्छा खाना होगा, और यह सुनकर मिनफे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वह दोनों रात को तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं तो और वह देखता है कि नैनो और सीजर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए स्टेज पर चल रहे हैं। और तब मिनफे को पता चलता है कि सीजर नैनो की मंगेतर है। अब सब लोग एक दूसरे के साथ बॉल डांस करने लगते हैं। तभी वो सुनहरे बाल वाली लड़की जिसे मिनफे हर वक्त देखता रहता था, वो मिनफे के पास आती है और उसे डांस करने में मदद करती है, क्योंकि इससे पहले वो फिंगर के साथ डांस कर रहा था और फिंगर उसके साथ इतना खतरनाक डांस कर रहा था कि मिनफे की तो आत्मा कांप गई। अब वो सुनहरे बाल वाली लड़की और मिनफे दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और उनका डांस देखकर आसपास के सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब मिनफे नैनो को ढूंढते हुए हॉल के बाहर आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो फ्रेश एयर लेने के लिए हॉल से बाहर आई थी। अब मिनफे नैनो की कार के पास जाता है, जहाँ नैनो मिनफे से कहती है कि वह गाड़ी को ड्राइव करे और उसे हिंटन टॉप तक लेकर चले, और यह दोनों एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। और इसी बीच कॉलेज में 13 घुसपैठिए घुस आते हैं और उनके अंदर घुसते ही एआई एवा सभी को घुसपैठ की जानकारी दे देती है। अब सीजर और जियान भी अपनी अपनी टीम के साथ पोजीशन ले लेते हैं और बाकी स्टूडेंट भी पूरे कॉलेज में फैल जाते हैं ताकि वो उन 13 घुसपैठियों को पकड़ सके। उनमें से वो 7 घुसपैठियों को तो पकड़ लेते हैं, और जब उनके लीडर का नाम पूछा जाता है तो सभी का यही जवाब होता है कि उन्होंने अपने लीडर को कभी देखा ही नहीं। अब क्योंकि ज्यादातर एलाइट स्टूडेंट कॉलेज से बाहर है तो प्रिंसिपल और प्रोफेसर यह डिसाइड करते हैं कि वह अपने पिता नाइट वॉचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह ड्रैगन स्पिरिट शील को हटा दे, ताकि वह अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके कॉलेज को प्रोटेक्ट कर सके। और खुशी की बात यह है कि रिक्वेस्ट पास भी हो जाती है। अब ये घुसपैठिए भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज करके अपनी प्रेजेंस को खत्म कर देते हैं। अब इनमें से 4 लोगों को सीजर का ध्यान भटकाने के लिए भेजा जाता है और इनमें इनका लीडर भी होता है। वहीं एक बियॉन्ड हेयर वाली लड़की को जियांग से निपटने के लिए भेजा जाता है और एक बेकार लड़की को ड्रैगन राइडिंग कोर्स चुराने के लिए भेजा जाता है। अब हमें इनके लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम है माई, और यह उसी आची की बहन है जो पहले ड्रैगन राइडिंग कोर्स लाने के लिए भेजी गई थी जहाँ पर आची मारी गई थी। माई कहती है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस अपने एम्प्लॉय का कहना मान रही है। अब सीजर अपनी स्पिरिट लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने आसपास की छोटी सी छोटी हलचल को भी देख सकता है और उस पर रिएक्ट भी कर सकता है, और इस एबिलिटी की मदद से वो उनकी संख्या काफी कम कर देता है। अब आखिर में माई और सीजर आमने सामने होते हैं। माई की पावर है कि वह अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती है और सुपर स्पीड से हमला कर सकती है, और उसका स्टाइल एक असेसर की तरह होता है, और यह पावर्स बिल्कुल सीजर की पावर्स की उल्टी है। माई सीजर के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक करती है पर सीजर उन्हें ब्लॉक कर देता है, पर बड़ी मुश्किल से। अब दूसरी तरफ जियांग को दिखाया जाता है जिसके पास भी काफी अमेजिंग पावर है। वह अपने आसपास की किसी भी चीज को आग की लपटों में बदल सकता है। अब वो बियॉन्ड एयर वाली लड़की जिसको दुश्मन ने भेजा था, दरअसल इसके पास भी बिल्कुल जियांग जैसी ही पावर है। अब यह लड़ाई तो आग की लपटों का हो गया है। अब ये बेवकूफ लड़का भी किसी तरह चेंबर में घुस जाता है जहाँ पर एआई होता है। अब ये उस एआई की मदद से उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ पर ड्रैगन राइडिंग कोर्स और कोनन रखा होता है। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। जब ये रास्ते पर चल रहा होता है तभी इसका फोन नीचे गिर जाता है और ये गलती से ऐसे दरवाजे के पास चला जाता है जो 1972 से बंद था। अब ये गलती से एक रिसर्च लैब में चला जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल रिसर्चर्स को कोनन दिखा रहा होता है, और वह देखते हैं कि कोनन में एक क्रैक है और ये क्रैक किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि एक नेचुरल है। रिसर्चर्स इसको काट कर देखने की बात करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई लिविंग थिंग है भी या नहीं, पर प्रिंसिपल इसे काटने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। वह यह नहीं चाहते कि कॉलेज में एक ड्रैगन आजाद होकर सब तरफ तबाही मचा दे। अब प्रिंसिपल सभी रिसर्चर्स को कमरे के बाहर भेजता है। तभी वो लड़का कोनन के पास आकर कोनन की फोटो खींचने लगता है और 50 लाख के इनाम की लालच में कोनन के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वह कोनन के पास जाता है तो उसे बहुत ही अजीब और डरावनी फीलिंग आती है जिससे वो कोनन से 10 किलोमीटर छेड़ी चला जाता है और डर के मारे वो कोनन को यहीं छोड़कर जाने का फैसला करता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके जाने के बाद एक शेडो जैसा आदमी कोनन के पास आता है और कोनन को अपने खून से नहलाता है ताकि ड्रैगन टाइल ऑप्टिमाइज को रिलीज किया जा सके। अब इधर हम जियान और ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की की फाइट देखते हैं। यह फाइट एक बड़े विस्फोट के साथ खत्म होती है। अब सब लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर यह धमाका हुआ होता है, और जब ये उस जगह पर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह तो जियांग की फाइट का नतीजा है। अब जब कॉलेज में चारों तरफ लड़ाई हो रही होती है और इस तरफ हमारा हीरो मिनफे नैनो के साथ लॉन्ग ड्राइव पर आया हुआ होता है, तभी उसे मिंग्स का विजन दिखाई देता है जिसमें मिंग्स मिनफे को कहता है कि वो नैनो का दिल जीतने में उसकी मदद कर सकता है। आज उसका जन्मदिन है तो
तो तुम्हें उसे एक गिफ्ट देना चाहिए, जैसा कि उसने पहले तुम्हें बताया था। और यह सुनकर मिनफे नैनो को एक फुल गिफ्ट देने के बारे में सोचता है और मिंग्स उससे कहता है कि वो इसे स्पेशल बनाएगा। अब थोड़ी देर बाद नैनो और मिनफे हिल्किंग टॉप पर पानी के पास बैठते हैं, जहाँ नैनो मिनफे से कहती है कि वो स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन कर ले ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह। अब मिनफे नैनो को सीजर के बारे में पूछता है। नैनो मिनफे से कहती है कि वो बस सीजर से पॉलिटिकल अफेयरेंस के लिए शादी कर रही है और असल में वो खुद की इंसान है। मिनफे नैनो से कहता है कि उसे एक की और बाकी स्टूडेंट की मौत के बारे में पता है। नैनो उससे कहती है कि केवल वह दोनों ही नहीं बल्कि उसका विंटर मार्स भी मारा गया था, और यह बात उसने स्टूडेंट को बस इसलिए नहीं बताई ताकि उनकी मोरलिटी पर असर न पड़े। नैनो उससे कहती है कि मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन वह यहाँ पर कभी कभी इसलिए आती है ताकि वह आसमान में स्टार्स देख सके, लेकिन आज तो आसमान में बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यह सुनकर मिनफे काफी उदास हो जाता है और वह एक वर्ड का यूज करता है जो उसे मिंग्स ने बताया था। अब जैसे ही वह वर्ड का यूज करता है तो गाड़ी की लाइट जलने लगती है और अच्छा सा म्यूजिक बजने लगता है और आसमान से अचानक काले बादल गायब होने लगते हैं और पटाखे फूटने लगते हैं, और इन पटाखों के बीच एक मैसेज भी लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे नैनो। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे उसकी माँ उसे बोला करती थी। अब यह देखकर नैनो इमोशनल हो जाती है, तो मिनफे को लगता है कि जरूर नैनो को अपनी मरी हुई माँ की याद आ रही है, और शायद इसीलिए जब मिनफे नैनो से पहली बार मिला था तो मिनफे अपनी माँ के लिए रो रहा था, तो नैनो ने उसे उस सिचुएशन के हिसाब से कंफर्टेबल किया। अब मिनफे नैनो को कहता है कि वो स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करेगा और अब से वो नैनो का छोटा भाई है, और ये बोलकर ये लोग वापस कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नैनो को सीजर का भेजा हुआ मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि कॉलेज के ऊपर हमला हो गया है, और यह सुनकर मिनफे टेंशन में आ जाता है, पर नैनो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, कॉलेज वाले इतने भी कमजोर नहीं है, हम जब तक पहुंचेंगे तब तक तो लड़ाई खत्म भी हो चुकी होगी। अब हमें फिर से यंग और ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की की फाइट दिखाई जाती है, और इस बार इस लड़की का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उससे बस इतना कहा गया था कि वह यांग का ध्यान बटाए। अब दूसरी तरफ ये जोकर वाला लड़का बाइक लेकर कॉलेज से भागने की कोशिश करता है, तभी पीछे से मिनफे की कार आकर उसे उड़ा देती है, और तभी ये उसे होस्टेज बना लेता है। अब हमें पता चलता है कि यह तो मिनफे का लीग ऑफ लेजेंड्स वाला दोस्त टंग है। अब दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और काफी खुश होते हैं। अब टंग मिनफे से मदद मांगता है तो मिनफे अपने आप को होस्टेज बनाने के लिए राजी हो जाता है। अब ये यहाँ से जाने लगते हैं, तभी इनके पीछे कोई भारी भरकम चीज नीचे गिरती है और इनके पीछे से अचानक गर्मी और आग जैसी लपटें बाहर निकलने लगती है, और जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह तो एक लड़का है जिसके चारों ओर आग ही आग है और बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह चलता हुआ आ रहा है, और उसे देखकर आसपास के सारे लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वह लड़का अपने भाई को पुकार रहा होता है। कॉलेज वाले उसे रोकने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इधर प्रिंसिपल और बाकी सबको पता लगता है कि शायद ये लड़का ड्रैगन किंग है और ये उस कोनन से निकला है। यह ड्रैगन किंग आग और कांसे का बना हुआ है, इसलिए इसके ऊपर गोलियां चलाते ही वह पिघलती जा रही है। अब इधर मिनफे और बाकी सब एक पिलर के पीछे आकर छुप जाते हैं। वो बच्चा बाय बाय चिल्ला रहा होता है, तो सबको लगता है कि जरूर वो बच्चा मिनफे को ढूंढ रहा है। अब मिनफे अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल के अंदर छुप जाता है। सीजर और माई उस बच्चे की कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी माई के कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है कि यह बच्चा ड्रैगन किंग कॉन्सिनेट है और ये अभी एक अनस्टेबल स्टेज में है, और अगर इस वक्त इसका शरीर तबाह किया गया तो इतना बड़ा धमाका होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए परमाणु बम भी इसके सामने पटाखे लगेंगे। तो ये अपना प्लान चेंज करते हैं। माई का कॉन्ट्रैक्टर उसे बताता है कि ओरिजिनल बुलेट्स उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर तुम्हारी जो प्रैक्टिस बुलेट्स है उससे उस बच्चे को कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, पर हो सकता है कि वो उन बुलेट से बेहोश हो जाए। तो अब सारे स्टूडेंट उस बच्चे के ऊपर रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब इधर मिनफे और उसके दोस्त डर के मारे पूल के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन मिनफे को लगता है कि वो ड्रैगन किंग इधर ही आ रहा है, तो वो फिंगर और टंग को बोलता है कि अपनी सांसें जल्दी से रोक ले और पानी के अंदर छुप जाए। अब मिनफे भी जितना हो सके सांस को रोककर पानी के अंदर छुप जाता है, और थोड़ी देर बाद वह पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन अब उसके आसपास की जगह बदल चुकी थी। मिनफे को लगता है कि यह एक इल्यूजन है और मिंग्स उससे मिलने वाला है, तो वो मिंग्स को पुकारने लगता है, पर तभी मिनफे को एक छोटा लड़का दिखता है, और जब वह लड़का पीछे मुड़ता है तो पता चलता है कि यह तो ड्रैगन किंग कॉन्सिटाइल है। वह कहता है कि लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, और वो मिनफे को पागलों की तरह सूंघने लगता है, और तभी मिंग्स वहाँ आकर उसे लात मारकर भगा देता है। वह कहता है कि यह तुम्हारा भाई नहीं, ये मेरा भाई है। अब मिनफे की नींद खुल जाती है। मिनफे को पता चलता है कि ड्रैगन किंग कॉन्सिटाइल सच में उसके पास आया था। अब फिंगर और टंग भी पूल से गायब हो चुके थे। अब प्रिंसिपल मिनफे को ढूंढते हुए उसके पास आता है और उसे जल्दी से हाथ पकड़कर कॉलेज के टॉप फ्लोर पर लेकर चला जाता है, और वहाँ वो मिनफे को एक
स्पेशल ड्रैगन किलिंग बुलेट और एक बंदूक देता है। वह कहता है कि ड्रैगन किंग को सिर्फ तुम ही मार सकते हो क्योंकि तुम्हारी हाई ग्रेड ब्लड लाइन है। प्रिंसिपल कहता है कि वो एक ओपनिंग बनाएगा जिससे मिनफे आसानी से निशाना लगा सके। अब इधर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़े ड्रैगन किंग कॉन्स्टाइल के ऊपर सब लोग रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब कॉन्स्टाइल अपने ऊपर काबू खो देता है और वो अपनी असली फॉर्म ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ जाता है और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और वो अपनी पावर से आसपास के सारे समय को स्लो कर देता है और वो कॉन्स्टाइल के ऊपर एक घाव बना देता है और इसी का फायदा उठाते हुए मिनफे मिंग्स की मदद से उस घाव के ऊपर गोली चलाता है जिससे उस ड्रैगन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। अब प्रिंसिपल सबको उसके ऊपर असली बुलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और तभी वो ड्रैगन नीचे फिंगर और मिंग्स को देखता है और तब पता चलता है कि असल में वो ड्रैगन मिनफे के पीछे नहीं बल्कि टंग के पीछे था और वो अचानक से उड़ते हुए टंग और गोलियों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल वो टंग को उन गोलियों से बचा रहा था। अब इधर टंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो तेजी से जंगल की तरफ भागता है, लेकिन भागते भागते उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है जब वह एक ड्रैगन किंग कॉन्स्टाइल था और उसे याद आता है कि जो अभी मरा वो उसका छोटा भाई था और उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर वो जल्दी से अपने हेडक्वार्टर की ओर भागता है और अपनी शक्तियों को वापस रिकवर करने लगता है और अपने सेवक सी ड्रैगन को भी जगा देता है। अब इधर प्रिंसिपल नाइट वॉचर के साथ कुछ सीक्रेट मीटिंग कर रहा होता है जिसमें प्रिंसिपल बताता है कि असल में ड्रैगन किंग को मारा ही नहीं जा सकता, वह मरने से पहले ही अपने डीएनए में बदलाव करके ककून बना लेते हैं और वापस रीजनरेट हो जाते हैं। पर एक तरीका है जिससे हम ड्रैगन्स को मार सकते हैं, उन्हें ककून बनाने की प्रोसेस से पहले ही खत्म करना होगा, तभी हम ड्रैगन किंग को मार सकते हैं और हमें टंग को इसी वक्त खत्म करना होगा क्योंकि अभी तक उसकी सारी शक्तियाँ वापस नहीं आई है। हमें उसकी सारी शक्तियाँ वापस आने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। अब इस मिशन के लिए एक टीम बनाई जाती है। इस टीम के अंदर नैनो, मिनफे, फिंगर, सीजर और वो लड़की भी होती है जिसने मिनफे के साथ डांस किया था। पहले तो मिनफे इस मिशन के लिए साफ मना कर देता है पर सब लोगों के इंकरेज करने के बाद वह इस मिशन के लिए मान जाता है। पर मिशन से पहले मिनफे को एक मिनी ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मिनफे और बाकी सब एक एयरशिप में बैठते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन हो सकता है। अब मिशन शुरू करने से पहले नैनो और मिनफे को नीचे भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि ड्रैगन वहाँ पर है भी या नहीं। अब वो ड्रैगन किंग के चेम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की मदद से वो ये पता लगा लेते हैं कि यह वही जगह है जहाँ पर टंग और उसका छोटा भाई पहले रहते थे। तो अब वो वहाँ से कुछ सैंपल इकट्ठा करके ले जाने लगते हैं पर तभी और यह शहर वैसे ही शिफ्ट होने लगता है जैसे अक्की और यू के टाइम में हुआ था। वो लोग तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर रास्ते में उन्हें एक लाश दिखाई देती है जो एक किताब को पकड़े हुए थी। अब मिनफे उस भारी बुक को अपने कंधे पर लाद कर ऐसे तैसे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर उसका गियर टूट जाता है। तो नैनो उसे अपना गियर दे देती है और वह कहती है कि वह खुद ऊपर तैर कर चली जाएगी। अब दोनों तैरना शुरू करते हैं तभी एयरशिप पर सी मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो शिप के एक इंजन को पूरी तरह तबाह कर देता है। अब सीजर शिप के कंट्रोल को अपने हाथों में लेता है। वह कहता है कि हमें सी मॉन्स्टर से बचना होगा पर वो सी मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे पीछे आते हुए उन्हें एक लिप तक ले जाता है जिसकी चोटी पर टैंक खड़ा हुआ था। अब वो कूदकर सी ड्रैगन के ऊपर सवार हो जाता है और अपनी शक्तियों से दोनों मर्ज हो जाते हैं बिल्कुल पोकेमोन की तरह। तो हम इसे टैंगमोंग बुला सकते हैं क्या। अब टैंगमोन एयरशिप का पीछा करता है ताकि उसे नीचे गिरा सके पर सीजर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह प्लान बनाता है कि जान किस्टान एबिलिटी की मदद से वो टैंगमोंग को 1v1 डिस्ट्रैक्ट करेगा और जब इनकी पावर एक दूसरे से टकराएगी तो इतना बड़ा धमाका होगा जिससे हर कोई ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक उसी समय का फायदा उठाते हुए वो लोग नोटन के असली शरीर के ऊपर एक स्पेशल मिसाइल को दाग देंगे। अब ये लोग सबसे पहले मिनफे और नैनो के लिए एक पोर्ट को पानी के अंदर फेंक देते हैं। अब ये सब लोग बाहर आकर टैंगमोंग के ऊपर गोलियां चलाते हैं पर टैंगमोंग को तो इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब सीजर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और जियांग को नोटन के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है और जैसे ही वह हमला करता है तो नोटन भी पलटवार में उसके ऊपर हमला करता है। अब जब दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है जिससे सब लोग थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं सिवाय सीजर के क्योंकि उसने आंखों पर पट्टी बांधी थी। वो उस गोरी लड़की को मिसाइल दागने के लिए बोलता है और वो मिसाइल जाकर सीधे नोटन को लगती है। अब टंग और सी मॉन्स्टर दोनों गोली खाने के बाद समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। अब इधर नैनो और मिंगफे को पोर्ट मिल जाता है। नैनो सबसे पहले मिंगफे को पोर्ट के अंदर भेजती है पर तभी सी ड्रैगन का एक नाखून नैनो के शरीर के आर पार हो जाता है। अब नैनो को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर मिंगफे एक अलग स्टेट में चला जाता है जहाँ पर उसे मिंग्स मिलता है पर वो उससे बोलने के बजाय खुद से ही बोलता है कि मैं कितना कमजोर और बेवकूफ हूँ, हर बार दूसरे लोग मुझे बचाते हैं और आज मेरी वजह से नैनो का ये हाल हुआ। मिंग्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारी
तुम्हारी मदद कर सकता हूँ नैनो को बचाने में और उस सी ड्रैगन को मारने में। अब मिनफे उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है। मिनफे मिंक्स की मदद से इतिहास का सबसे बड़ा जुत्सु नॉट टॉल्क जुत्सु यूज करता है, जिससे वो अपने डिप्रेशन को क्लियर कर लेता है। अब मिंक्स मिनफे को कहता है कि वो डेमोनिक पे कर सकता है, पर उसके बदले में वो मिनफे की जिंदगी और उसका बॉडी का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा। वो मिनफे को 4 विशेष देगा और वो यह भी बताता है कि उसके पास जो किताब है उसके अंदर 7 डेडली टेक्निक्स लिखी हुई है। दरअसल ये नोटन ने इंसानों को मारने के लिए लिखी हुई थी। अब मिंक्स मिनफे को कुछ ओपस एबिलिटीज देता है, जैसे स्पिरिट लैंग्वेजेस और स्टे बूट्स। अब सब कुछ रेडी है। अब मिनफे अपने पोर्ट को तोड़कर बाहर आता है और नैनो के पेट में छुपे नाखून को अपने हाथों से तोड़ देता है और उसके जख्म को हील कर देता है और उसे वापस एक रस्सी के सहारे एयरशिप में भेज देता है। अब मिनफे टैंक से लड़ने के लिए तैयार है और इधर टैंक मिनफे को कच्चा चबाने के लिए तैयार है। अब मिनफे स्पिरिट ब्लॉक्स की मदद से टैंक मून को बांध देता है। अब वो 7 डेडली टेक्निक्स को रिलीज करता है और इसी के साथ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। अब नोटन मान चुका था कि मिनफे भी उसी के बराबर है, तो अब वो मिनफे के ऊपर छुपकर हमला करने की कोशिश करता है। अब मिनफे भी अपनी एबिलिटीज की मदद से नोटन को ढूंढ लेता है और नोटन बिल्कुल मिनफे के सामने होता है। अब इधर मिनफे को पता चलता है कि यह तो उसका दोस्त टंग है और यह देखकर वो अपने आप से काबू खो देता है और इसी का फायदा उठाते हुए नोटन मिनफे का गला पकड़ लेता है। अब इधर मिंक्स कहता है कि मिनफे एक सॉफ्ट दिल का आदमी है, तो यह बोलकर वह मिनफे के शरीर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। अब वो जल्दी से नोटन के शरीर में एक डेडली सिंच को गाड़ देता है और इसी के साथ ही नोटन का काम भी तमाम हो जाता है। अब सीजर और बाकी लोग नैनो को बचा लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये बियॉन्ड एयर वाइल लड़की जीरो पानी की सतह पर मिनफे को तैरते हुए देखती है, तो यह मिनफे को पानी की सतह से लेकर एयरशिप के ऊपर लेकर आ जाती है। अब इधर नोटन अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल करते हुए इन सब के ऊपर एक फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है। अब मैं ये सब देख लेती है तो वो टंग के ऊपर एक स्पेशल ड्रैगन किलिंग बुलेट का इस्तेमाल करती है, जिससे टंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इनका मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है। अब वापस घर आने के बाद प्रिंसिपल मिनफे को अपने केबिन में बुलाता है। वह बताता है कि नोटन ही टंग है और वह यह भी बताता है कि ड्रैगन्स मरने से पहले अपने डीएनए से एक ककून बना लेते हैं और टंग भी उसी ककून में से निकला था। लेकिन जब उसके भाई की उसके आंखों के सामने मौत हुई तो उसे अपने पिछले जन्म की यादें याद आने लगी और वो पूरी तरह से नोटन बन गया। इधर मिनफे को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। अब प्रिंसिपल मिनफे को एक लेटर देता है। लेटर उसकी माँ ने भेजा था। उस लेटर पर लिखा हुआ था कि हमें तुम पर नाज है, हमें अफसोस है कि हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। अब इधर मिनफे काफी इमोशनल होने लगता है। प्रिंसिपल मिनफे को बताता है कि उस ड्रैगन को मारने के लिए केवल सीजर की प्लानिंग ही काफी नहीं थी, उन्हें खुशी है कि मिनफे और नैनो जिंदा वापस लौटे। अब इधर प्रिंसिपल को लगता है कि जरूर मिनफे उनसे कुछ छुपा रहा है, पर प्रिंसिपल उस बात पर इतना जोर नहीं करते। अब मिनफे अपने कमरे में जाता है और वो फिंगर के ऊपर गुस्सा होता है कि फिंगर उसके बारे में ऑनलाइन ग्रुप में उल्टी सीधी बातों को शेयर कर रहा है और तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वह सीजर होता है। सीजर कुकिंग ड्रेस में होता है और वो मिनफे से शुगर मांगता है और वो शुगर लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर नैनो आती है। नैनो फिंगर को एक चॉकलेट देती है और वह कहती है कि किचन में हम सब वही बना रहे हैं। फिंगर तो चॉकलेट का नाम सुनकर जल्दी से किचन में चला जाता है। अब नैनो मिनफे को कहती है कि अगर वो आज रात फ्री है तो क्या वो उनके साथ डिनर पर चल सकता है, पर मिनफे उनके साथ आने के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे और भी काम है और वो कमरे के अंदर आकर चिप्स खाने लगता है। तभी उस चिप्स के पैकेट में उसे एक फोन मिलता है जो मिंक्स ने भेजा था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें हमारा एग्रीमेंट याद है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी का चौथा हिस्सा और तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल ले सकता हूँ, हमारे एग्रीमेंट को भूल मत जाना। और इधर मिनफे टेंशन में आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि जब भी तुम मुझे मैसेज करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। यहाँ मिनफे सोचता है कि उसके पास तो 4 विशेष है और उसने तो अभी तक सिर्फ एक ही यूज की है और अगर वो बाकी की 3 विशेष को यूज ही नहीं करेगा तो मिंक्स उसकी बॉडी पर कभी कब्जा ही नहीं कर पाएगा। अब इधर प्रिंसिपल एक तस्वीर को देख रहा होता है। इस तस्वीर में मिनफे मिंक्स के साथ बैठा होता है और लगता है प्रिंसिपल को उस बारे में पता चल चुका है। इसी के साथ ही इसका ये सीजन होता है खत्म और मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बन जाओ हमारी एनिमेशन कम्युनिटी के एनी बॉय। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।